Okay, guys. So let's start. Welcome everyone to lecture number 2 for our intermediate microeconomics course. Just to give you a quick recap of what we did last time. So last time हमने बहुत ही डिटेल में हमारे कोर्स में क्या क्या है, कौन सा सेक्शन है, which sections are we going to do first. We talked about all of that, and then we started off by talking about exchange. कि what happens when you start talking about more than one person in an economy, more than one good in an economy. How does that entire analysis comes into picture? किस तरीके से आप general equilibrium के बारे में बात करोगे? So we discussed a topic at length, which was Edgeworth box. ठीक है? So Edgeworth box क्या होता है? It's nothing but a graphical tool which helps you to represent कि आप किस तरीके से इफ यू हैव टू पीपल इन द इकोनॉमी, हाउ डू यू एलोकेट टू गुड्स बिटवीन देम. सो उसको रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है. एंड एट द सेम टाइम ऑन द सेम डायग्राम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन represent the preferences of those two individuals as well in the same diagram. ठीक है? सो वो कॉन्सेप्ट हमने कल डिटेल में कवर किया था. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन कि अगर दो लोग हैं, दो गुड्स हैं, तो इस मार्केट में एक्सचेंज किस तरीके से होगा एंड व्हाट आर अदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस आइडिया. परेटो एफिशिएंसी, एफिशिएंट एलोकेशन का क्या मतलब है? एक मार्केट में जो गुड्स हैं एफिशिएंट तरीके से एलोकेटेड है, उसका क्या मीनिंग है? ठीक है? सो ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे. और इस मार्केट में कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट का मीनिंग क्या होगा, ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे. दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुडे. सो बिफोर वी बिगिन, अगर पिछले लेक्चर से इफ यू हैव एनी डाउट्स सो वी कैन एड्रेस दैट, else we can get started. We can begin our discussion on this. So everything fine in yesterday's class? Okay. All right. So फिर let's start talking about how are we going to trade in this particular situation when we have two people and when we have two goods in the economy. ठीक है? एंड हम सिर्फ फिक्स्ड एंडाउमेंट के केस के बारे में बात करेंगे. फिक्स्ड एंडाउमेंट मतलब आपको टू बिगिन विथ कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स जो है, गुड 1 एंड गुड 2, उसका कुछ अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है. What is the source of that? We don't know yet. We will bring into the picture कि वो गुड्स किस तरीके से आए later on after we understand this basic portion of our analysis. ठीक है? चलो जी. तो अब हम लोग अगेन एजवर्थ बॉक्स का यूज करेंगे इस पूरे डिस्कशन को कैरी आउट करने के लिए. ठीक है? सो मान लीजिए कि मेरे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी, एंड आई हैव टू गुड्स, गुड 1 एंड गुड 2. ठीक है? तो अब मैं इनका जो भी इंडाउमेंट था, लेट्स से दैट इंडाउमेंट दैट दे हैड वाज W. सो पर्सन ए W1A, W2A, ये पर्सन ए के पास अमाउंट ऑफ गुड 1 एंड 2 था, और ये पर्सन बी के पास कितना अमाउंट था ऑफ गुड 1 एंड गुड 2. सो दिस इज, you can say, the endowment allocation. ठीक है? ठीक है? सपोज इसे ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं इनके पास इंडाउमेंट एलोकेशन इतना था. ठीक है? तो अब मुझे अगर एजवर्थ बॉक्स को बनाना है तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे पर्सन ए के रिस्पेक्ट में सारी चीजें यहाँ पे होंगी, पर्सन बी के रिस्पेक्ट में सारी चीजें यहाँ पे होंगी. ठीक है? गुड 1, गुड 2. ठीक है? सिमिलरली गुड 1 in this direction and good 2 in this direction for person B. ठीक है? And this width will be nothing but WA1 plus WB1, and this height will be nothing but
WA2 प्लस WB2, ठीक है. सो वी नो दैट, ठीक है, फीजिबल एलोकेशन होना, वो सब हमने वी सॉ दैट, ठीक है. तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो इंडाउमेंट है, अब दिस इंडाउमेंट हैज टू बी समवेयर inside this particular Edgeworth box, right? Because Edgeworth box is a feasible allocation and any feasible allocation has to lie somewhere inside the Edgeworth box, ठीक है. So suppose कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, ठीक है, which is nothing but my endowment allocation, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा कि this particular amount is WA1, right? And this particular number will be what? WA2, ठीक है. and ये amount हो गया first good का for person A. अब same thing, what will be this amount? This would be nothing but, अगर हम person B के perspective से ये देखेंगे तो it will be what? WB1. and if so this particular distance was WA2. From the perspective of person B, what will this distance be? This will be WB2, right? So ये जो amount है, this will be nothing but WB2. तो मैंने बस ये points mark किए हैं corresponding to this particular point. So let's say this point is W because this is my endowment point, ठीक है. तो ये मेरा endowment point है. ये appropriate जितने जितने amounts हमें चाहिए of good 1 and good 2 वो हमने mention कर दिए, ठीक है. Everything from the perspective of person A is in this side and this side. Everything from the perspective of person B is in this side and this side, ठीक है. सो ये हमने इसका जो हमारा इंडाउमेंट एलोकेशन था उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है. एनी डाउट्स इन दिस? हाउ डिड वी डू दैट? दिस इज फाइन, राइट? ऑल गुड यहां तक? ओके तो अब क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि ये लोग मतलब चीजें आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे, ठीक है. तो मान लेते हैं मैं एक तरीके से शुरू करती हूँ. मैं ये देखना चाहती हूँ कि अच्छा मैं एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करती हूँ फॉर पर्सन ए विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट W विच वॉज माई इनिशियल एंडाउमेंट, ठीक है. सो अब ये देखो कि मान लो कि पर्सन ए के लिए इंडिफरेंस कर्व्स कुछ इस तरीके से होंगे, राइट? समथिंग लाइक दिस. So this is nothing but an indifference curve which is passing through point W. और अब मुझे ये बताओ कि जो पर्सन ए है उसकी यूटिलिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज द मोर अमाउंट ऑफ गुड 1 and 2 the person consume, the higher is his or her utility, right? So the direction of utility. Ma'am. Yeah. Yes, Manya. Your audio and video is lagging a lot. Oh, is it? Yes. So what do you see on screen right now? मैम स्क्रीन तो विजिबल है बट बीच बीच में काफी लैग कर रही है. Simran, is the same thing happening with you also? Maybe I can, stop sharing and then reshare again if that's the case. Let me do that again. Can you see the high that I'm writing? मैम ये सेकंड सी दैट बट अभी भी थोड़ा लैग कर रहा है क्योंकि वो उसमें आप जब लिख रहे हो तो वो रोक रोक के आ रहा है. How do we see that?
ओके, सो जो भी मैं बोलूंगी वही मैं लिखूंगी, ठीक है? तो जस्ट लेट मी नो हाउ डू वी सी दैट, इज देयर अ लैग? मैम थोड़ा थोड़ा है लैग अभी, बट इट्स बेटर देन बिफोर। ओके, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट टू, सिमरन, आर यू आल्सो फेसिंग दिस? सो इज इट लाइक, Yes, ma'am. acha, okay, okay. So can we do one thing? Can we maybe, I don't know. Maybe I can leave the meeting and rejoin again. Maybe that will help. Yes, ma'am. You can reconnect. I can let's do that. Let's do that. Okay. So I will leave the meeting. Uh, okay. So yeah. So last thing that we talked about was, I said I want to draw indifference curves for person A which are passing through point W. So ये मेरा W point है और W point से पास होते हुए मुझे इंडिफरेंस कर्व्स को ड्रॉ करना है, ठीक है? तो अब मैंने अलग अलग इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किए, जिसमें से एक इंडिफरेंस कर्व ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट W, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे मेरे इंडिफरेंस कर्व विल मूव फार्दर अवे फ्रॉम माय ओरिजिन, I am going to get higher and higher utility because I have more amount of good 1 and good 2 in this case as compared to this case, ठीक है? सो इसीलिए पर्सन ए के लिए जो यूटिलिटी है, इट्स गोइंग अप इन दिस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जिसमें हमने ये एरोज को ड्रॉ किया है, राइट? ठीक है। अब सिमिलरली इफ आई वांट टू डू द सेम थिंग फॉर पर्सन बी, ठीक है, फॉर पर्सन बी व्हाट डू आई वांट टू डू? I want to draw an indifference curve which passes through point W, ठीक है? So that's going to be something like this. So something like this, ठीक है? Similarly, it's going to be something like this, right? And maybe something like this, ठीक है? So these are all set of indifference curves for person B. And you know by now कि person B के लिए हम indifference curve इसी direction में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, our viewpoint is this side. So for person B, we are looking from this side, right? So this is the y axis and this is the x axis for person B, ठीक है? तो are we all fine how we have drawn the indifference curves? And what is the direction in which utility for person B will keep increasing? जैसे जैसे वो ये origin है person B के लिए, जैसे जैसे ये origin is moving, like the indifference curve is moving farther away from the origin, I am getting higher and higher utility as person B. तो मेरा direction of increase of utility क्या होगा? It will be this, right? इस direction में मेरी utility increase कर रही है, yes or no? Do you agree that this is the case? Yes, ma'am. Yeah. Chalo. So, okay. So these are indifference curve for person A. The yellow ones are indifference curve for person B. Chalo ji. Now I have a question for you. ठीक है? So suppose person A and person B initially उनके पास कुछ endowment था. तो that was equal to W. That was the allocation. पर्सन ए के पास इतना अमाउंट ऑफ गुड 1, इतना अमाउंट ऑफ गुड 2, पर्सन बी के पास इतना अमाउंट ऑफ गुड 1, इतना अमाउंट ऑफ गुड 2 था, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ, कैन यू टेल मी और गिव मी एन एलोकेशन जहां पे पर्सन ए की भी यूटिलिटी इंक्रीज होती है और पर्सन बी की भी यूटिलिटी इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू देयर इनिशियल इंडाउमेंट यूटिलिटी? सो स्टार्टिंग में इनिशियल इंडाउमेंट पे पर्सन ए की कोई एक लेवल ऑफ यूटिलिटी थी, पर्सन बी की भी कोई एक लेवल ऑफ यूटिलिटी थी। क्या मेरे पास ऐसा चांस है, इज देयर एनी पोजिशन वेयर आई कैन गो सच दैट मेरा पर्सन ए भी बेटर ऑफ हो रहा है और मेरा पर्सन बी भी बेटर ऑफ हो रहा है? इसका मतलब दोनों एक हायर यूटिलिटी, हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच पा रहे हैं। डू वी हैव अ स्कोप लाइक दैट? सो लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है?
अब आप मुझे ये बताओ, एट दिस पॉइंट जो मेरा पर्सन ए है उसकी यूटिलिटी एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, विल इट बी ग्रेटर और लेसर? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन ए, अगर मैं इस पॉइंट से कंपेयर करूं, पर्सन ए की यूटिलिटी इस पॉइंट पे ज्यादा होगी या इस पॉइंट पे ज्यादा होगी? And give me proper reasoning of why you believe that to be the case. मैम जो पॉइंट ऊपर है उस पे ज्यादा होगी। And why will that be? क्योंकि हायर इंडिफरेंस को। परफेक्ट। सो ये पॉइंट से W से कंपेयर करके अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है M, ठीक है। तो मैंने पॉइंट M और पॉइंट W को कंपेयर किया, तो मैं क्या देख रही हूँ, पॉइंट M पे मुझे पर्सन A जो है उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, बिकॉज ये एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे आएगा, राइट? तो हायर इंडिफरेंस कर्व माने ज्यादा यूटिलिटी। अब सेम क्वेश्चन आई हैव विद पर्सपेक्टिव फ्रॉम पर्सन बी, कि अगर मैं इस पॉइंट पे मेरे पर्सन जो बी था उसको इतनी यूटिलिटी मिल रही थी, अगर मैं इस पॉइंट पे कंपेयर करूं तो यहाँ पे पर्सन बी को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या यहाँ पे? सो इज इट पॉइंट एम और पॉइंट डब्ल्यू फॉर अस? मैम एम पॉइंट पर ही ज्यादा मिल रही एम है। पॉइंट पे ही मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, राइट? सो एम पॉइंट जो है वहां पे पर्सन ए भी बेटर ऑफ है और पर्सन बी भी बेटर ऑफ है, क्योंकि उसके लिए जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो समथिंग लाइक दिस होना चाहिए, राइट? दैट इज ऑल्सो अ हायर इंडिफरेंस कर्व, राइट? सो सिमरन, इज दिस फाइन? Do you agree both of them are reaching on a higher indifference curve? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली अब इसी तरीके से ये जो पूरा एक एक कर्व्ड लेंस टाइप का शेप है मेरे पास, दिस इज अ लेंस टाइप ऑफ अ शेप दैट वी हैव। इस शेप में कहीं पे भी मैं एक पॉइंट लेके आ जाऊं, all those points are going to give me a higher utility for both the individuals when I compare it with W. Yes or no? कि मान लो ये पॉइंट के बजाय आई वुड हैव हैड अ पॉइंट लाइक दिस, तो अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर करती, देन आल्सो आई वुड हैव हैड द सेम आंसर। यस और नो? डू वी एग्री? राइट? क्योंकि इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता, इस पॉइंट पे पर्सन बी के लिए इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता, बोथ ऑफ देम वर एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व। सो मैं क्या देख पा रही हूं कि ये जो रीजन है जहां पे मेरे इंडिफरेंस कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, दैट इज अ रीजन जहां पे both the individuals are getting a higher utility, right? Both the individuals are getting a higher utility as compared to the initial endowment point, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कहीं पे भी मूव करने का सोचो, तो इट इज समथिंग जिसमें पर्सन ए भी रेडी हो जाएगा और पर्सन बी भी रेडी हो जाएगा, राइट? अगर मुझे आपस में सो एवरी इंडिविजुअल इफ दे थिंक्स इंडिविजुअलिस्टिकली, मतलब रियल वर्ल्ड में तो लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको ज्यादा कैसे मिल रहा है, ठीक है, बट सपोज हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐसे नहीं है, उनको सिर्फ उनके कंजम्पशन से मैटर करता है कि उनकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं, ठीक है? तो अगर जो है हम इस पॉइंट पे पहुंचना चाहें, पॉइंट एम पे पहुंचना चाहें, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर आपको पॉइंट एम पे पहुंचना है तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू से? सो पॉइंट एम जो है, एक बारी उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स एक बारी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि लेट्स से पॉइंट एम पे मान लो the consumption of good one for person A is going to be XA1. This is going to be, let's say, XA2. And the consumption for person B is going to be XB1. And this is going to be XB2, right? XB2.
राइट। तो हमने ये पॉइंट M जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, ठीक है। पर्सन मैम या फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी यहाँ पे 10 है, मतलब टोटल गुड। x1a+। हाँ, तो पहले फॉर एग्जाम्पल ए के पास 4 है, मतलब 4 गुड्स है, और बी के पास 6 है। ठीक है। तो जैसे 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 गुड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी यूटिलिटी भी बढ़ेगी। तो पहले जैसे कि 4 और 6 था, ए ठीक के है। पास 4 बी के पास 6, और इसके बाद वो 6 हो गया, और इसके बाद वो 4 हो गया। तो ये अगर ए की यूटिलिटी बढ़ेगी तो बी की तो कम होनी चाहिए ना, बिकॉज अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक बारी जो आप बोल रहे हो तो पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट यू आर सेइंग इज कि इनिशियल इंडाउमेंट कितना है मेरे पास। 4 6, ए का अच्छा, 4 बी का 6। ए का 4 बी का 6, सॉरी, ए का 4 है फॉर गुड 1 एंड 6 फॉर पर्सन बी गुड 1। सिमिलरली गुड 2 के लिए क्या है मेरे पास, 6 एंड 4। आर यू सेइंग दैट? नहीं, मैंने तो सिर्फ एक ही गुड कंसिडर किया था। लेकिन हमें दोनों गुड कंसिडर करने पड़ेंगे। हाँ। सो इवन इफ फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इस तरीके से भी मेरे पास इंडाउमेंट है, मान लो इस तरीके से इनिशियल इंडाउमेंट है, मान लो ये, ठीक है। बट सो ऑल वी आर सेइंग इज देर आर चांसेस इन सर्टेन केसेस जहां पे हमारी यूटिलिटी कैन गो अप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब जैसे मान लो दो इंसान हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है। इनकी यूटिलिटी क्या है, लेट्स से x1 एंड x2, ये इनका यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2, कि मतलब जो भी जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनके पास है उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और मान लेते हैं कि इनिशियल इंडाउमेंट जो है वो कितना था, लेट्स से दैट वाज 4,6 एंड 6,4। So this was the initial allocation, fixed, so endowment, right? तो अगर ये लोग सिर्फ अपने इंडाउमेंट पे ही कंजम्पशन करते रहेंगे तो इनकी यूटिलिटी क्या होगी, पहले मुझे ये बताओ। सो इसका मतलब क्या है कि पर्सन ए फर्स्ट गुड 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, पर्सन बी जो सेकंड गुड है वो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है इनिशियल। अगर वो कुछ भी ट्रेडिंग नहीं करता और वो बस हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है और जो उसके पास है वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 24। 24। एंड सिमिलरली पर्सन बी को भी 24 यूटिलिटी मिलेगी, राइट। So both of them have a utility of 24 to begin with if they don't do any trading with each other, ठीक है। अब देखो, अब rather than just staying put and not doing anything, अगर ये पर्सन ए और पर्सन बी आपस में बात करने लग जाए और बोलेंगे कि देख मेरे पास ना जो गुड 1 है वो 4 यूनिट्स है, गुड 2 6 यूनिट्स है, ठीक है। मेरे को प्रोडक्ट से मतलब है, तो तू एक काम कर, 6 यूनिट्स जो है मेरे पास जो एक्स्ट्रा था उसमें से 1 यूनिट तुम रख लो, और जो आपके पास गुड एक्सेस है 6 यूनिट्स में उसमें से 1 यूनिट मुझे दे दो। और पर्सन बी बोलता है कि हाँ हाँ दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिशियल ट्रेड फॉर मी, सो लेट्स डू दैट। तो जब वो आपस में ये ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि इनके पास जो एलोकेशन है वो क्या हो जाता है, द एलोकेशन दैट दे हैव इज 5,5 एंड 5,5। यस और नो? न्यू एलोकेशन, यस। ठीक है। तो अब ये जो नया एलोकेशन हो गया इनके पास, अब इसमें अगर पर्सन ये अपनी यूटिलिटी निकालने के लिए बैठेगा तो कितनी यूटिलिटी आएगी? 25। 25। एंड पर्सन बी के लिए भी यूटिलिटी 25 आ रही है, राइट। तो यस। दोनों के पास स्कोप है एक बेटर सिचुएशन में जाने का, ठीक है। बोथ देर आर चांसेस दैट बोथ ऑफ देम माइट बी इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन। बट मान लो कि ये स्टार्टिंग पोजीशन इनका ये नहीं होता, स्टार्टिंग ही इन्होंने यहां से कर दी होती, तो हम कभी भी, आई मीन देर इज नो
trade that would have made both of them beneficial, right? both of them की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसा हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं होता, राइट? यस। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम. सो अगर इस केस में जब आप यहां से स्टार्ट करते हो, आपको किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर बेटर ऑफ करना है, तो आपको दूसरे के एलोकेशन में से कुछ छीनना पड़ेगा. वो बेचारा वर्स ऑफ होगा, तब जाके दूसरा इंसान बेटर ऑफ सिचुएशन में आएगा. ठीक है, सो somewhere, some places, some cases, we have scope wherein a person can become like both the individuals can become better off. ठीक है, so हम उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, is that fine? यस मैम। ठीक है, तो एक्चुअली हमें जो आगे जाके डिस्कस करना था वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना था कि आप ये W पॉइंट से ये M पॉइंट पे किस तरीके से जाओगे. तो उसका टेक्निक सिंपल है. पर्सन A जो है उसके पास WA अमाउंट है, उसको चाहिए कितना, XA अमाउंट. तो बेसिकली उसके पास थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट है, यस और नो, ऑफ गुड 1. ठीक है, सिमिलरली जो पर्सन B है, व्हाट डज पर्सन B वांट, कि उसके पास इतना अमाउंट है और उसको चाहिए इतना अमाउंट. तो ये लोग जब आपस में बातचीत करेंगे या जो भी इनका मैकेनिज्म होगा एक्सचेंज का, व्हाट विल हैपन, ये जो एक्सेस अमाउंट है, पर्सन A जो है ये एक्सेस अमाउंट पर्सन B को ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, तो पर्सन A ने अपना एक्सेस गुड ऑफ वन गुड का एक्सेस पर्सन B को ट्रांसफर कर दिया. सिमिलरली जो पर्सन A है, उनको जो गुड 2 है वो ज्यादा यूनिट्स चाहिए, और पर्सन B को पर्सन B wants to get rid of the excess amount of good 2. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पर्सन B के पास है वो पर्सन B पर्सन A को ट्रांसफर कर देता है. और जब ये ट्रेडिंग होती है तो दोनों के दोनों एक बेटर ऑफ सिचुएशन में आ पाते हैं. ठीक है, सो अगर आपको पॉइंट M पे रीच करना है, टू रीच M, व्हाट डू यू डू, पर्सन A विल गिव अप, will give up mod of XA1 minus WA1 units of good 1, and in exchange acquire mod of XA2 minus WA2 units of good 2. तो पर्सन A क्या है, जो उसके पास एक्सेस है वो दूसरे पर्सन को दे देगा. इन रिटर्न एक्सेस अमाउंट वो है वो एक्वायर कर लेगा. सेम चीज पर्सन B करेगा, जो भी उसके पास एक्सेस है वो गिव अप करेगा, और इन एक्सचेंज इट विल एक्वायर द अदर गुड विच पर्सन B wanted in excess. ठीक है, so that's what is going to happen. ठीक है, is that fine? यहां तक कोई भी डाउट? I've just used mod here because जो भी अमाउंट एक्सचेंज होगा that should be positive. So एक जनरल तरीका है, we should not be confused about कि पहले WA minus this लिखो या वो. तो एक जनरल फॉर्मेट कि consumption minus endowment and then just take the mod of that. So we just don't want it to be getting mixed up with the terminology, इसलिए हमने mod लिख दिया है. ठीक है, anything any doubts till this point? All good? यस मैम। ठीक है, तो हम क्या है, ये जो लेंस शेप का जो भी हमारे पास ग्रीन कलर का शेडेड एरिया है, इसमें से हम किसी भी पॉइंट पे रीच कर सकते हैं और वहां पे वी विल बी इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन. ठीक है, अब आप ये देखो कि मान लो हम पॉइंट M पे पहुंच गए. ठीक है, अब मैं ये सेम प्रोसीजर जो मैंने W से स्टार्ट किया था वो मैं M पे भी कर सकती हूँ, राइट? अज्यूमिंग कि M मेरा स्टार्टिंग एलोकेशन था. ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं मान लूंगी कि M मेरा स्टार्टिंग एलोकेशन था, यहां से पास होने वाले मेरे इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो कैसे थे, तो मे बी समथिंग लाइक दिस. तो मेरे पास एक छोटा लेंस शेप का कर्व बनेगा. फिर मैं अगर वो छोटे वाले रीजन में कहीं पे भी जाऊं, देन आई विल बी इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन. तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो, करते जाओगे, अल्टीमेटली
you will reach a situation जहां पे you will never find a scenario जहां पे both parties can be made better off at the same time. ठीक है? So if you repeat this process again and again, you will reach a point जहां पे it will not be possible for you to make both the parties better off. जैसे कि for example, जैसे हमने ये जो example देखा था, हमने directly 4 और 6 and 6 और 4 से डायरेक्टली हम लोग 5 पे पहुंच गए थे. बट व्हाट इफ हम इस एलोकेशन पे ना जाके हम अगर ऐसा करते कि ओके अब आप जो है एलोकेशन क्या ले लो 4.5 एंड 5.5, राइट? 5.5 एंड 4.5. तो आप यहां से बेटर ऑफ सिचुएशन में हुए. आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन 24. लेट मी चेक. So we want 4.5 and 5.5. Yeah. So that is 24.75. तो अगर हम इस एलोकेशन से इस एलोकेशन पे आते तो भी हम बेटर ऑफ होते. फिर हम इस एलोकेशन से इस एलोकेशन पे आते तो भी हम बेटर ऑफ होते, दोनों के दोनों लोग. बट एक पॉइंट आया ये वाला कि इस पॉइंट के बाद आप दोनों लोगों को एक साथ एक बेटर ऑफ सिचुएशन में नहीं पहुंचा सकते. अगर किसी को भी आप बेटर ऑफ करने के सिचुएशन में डालना चाहते हो, आपको दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा, किसी ना किसी की यूटिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा. अगर दूसरे की यूटिलिटी को है आप इंक्रीज करना चाहते हो तो, राइट? सो दैट्स व्हाट हैपेंस. एंड देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक नेम फॉर एन एलोकेशन आफ्टर at which you can't make a person better off without making a person worse off. ठीक है? So guys, any doubts till this point? All good? All clear? Everything fine? Okay. Manya, all good? Yes, ma'am. चलो, तो अब हम उन एलोकेशंस के बारे में बात करते हैं जिसके बाद दोनों के दोनों लोगों को एक साथ बेटर ऑफ करना पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है? अब आप ये देखो कि मान लो देयर इज अ फैमिली. सो फैमिली है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ठीक है? कि देयर इज अ फैमिली. ठीक है? अब ये लोग घर में रहते हैं. अब इस फैमिली में 2 बच्चे हैं. ठीक है? देयर इज अ बेबी बॉय. ठीक है? एंड देन देयर इज अ बेबी गर्ल ऑल्सो. सो बेबी गर्ल ऑल्सो. ठीक है? ये बोथ ऑफ देम आर सिबलिंग्स. ठीक है? ये जो बेबी बॉय है उसको भी चॉकलेट पसंद है एंड द बेबी गर्ल ऑल्सो लाइक्स चॉकलेट. ठीक है? और ऐसा किसी को ऐसे प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे सिर्फ 5 ही चॉकलेट चाहिए. नहीं, कोई अभी वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें गिविंग नेचर अभी आया नहीं है. दे वांट मोर ऑफ इट. ठीक है? तो जितने ज्यादा चॉकलेट्स इनको मिल जाए वो उतने ज्यादा खुश रहते हैं. ठीक है? सो लेट्स से पेरेंट्स वेंट आउट एंड डिड सम शॉपिंग एंड देन दे केम होम एंड ब्रॉट सम चॉकलेट्स. ठीक है? अब क्या किया कि भाई छोटा था, बहन बड़ी थी, तो क्या किया उन्होंने 6 चॉकलेट्स सिस्टर को दे दिए और 4 चॉकलेट्स ब्रदर को दे दिए. ठीक है? अब आप ये बताओ, दोनों लोगों को चॉकलेट्स पसंद है. ठीक है? अब आप सिस्टर से कोई भी एक चॉकलेट लेके अगर ब्रदर को देते हो तो ब्रदर विल बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ही लाइक्स चॉकलेट एंड ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी. बट अब सिस्टर को भी चॉकलेट्स पसंद है. सिस्टर से आपने एक भी चॉकलेट ले ली तो क्या होगा? शी विल बी सैड. ठीक है? सो क्या होगा? इफ यू डू दिस 5 chocolates 5 chocolates. ठीक है? the boy will be happy and the sister will be sad. ठीक है? सेम थिंग अगर आपने क्या किया, बॉय से थोड़ी सी भी चॉकलेट लेके गर्ल लाइक सिस्टर को अगर दे दी तो क्या होगा? इसके पास मान लो 3 चॉकलेट्स रह गई, तो द बेबी बॉय विल बी सैड एंड द बेबी गर्ल विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज शी वांट्स मोर एंड मोर चॉकलेट्स, राइट? सो इस केस में देयर इज नो पॉसिबिलिटी अंडर विच you can make both of them happy
I mean, you can make one person happy without making the other person sad. Yes or no? Right? Or is there any situation in which this can happen? Can you give me an example of a situation wherein both people will be happy at the same time? मैं सिचुएशन तो नहीं होगी इस सिचुएशन में नहीं होगा, राइट? सो इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस तरीके के एलोकेशन को क्या बोलते हैं? परेटो एफिशिएंट एलोकेशन। परेटो एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा एलोकेशन जहां पे आप किसी भी इंसान को बेटर ऑफ नहीं कर सकते दूसरे इंसान को वर्स ऑफ किए बिना। मतलब दोनों लोगों को, या एक कम से कम एक इंसान को एक बेटर सिचुएशन में आप नहीं पहुंचा सकते दूसरे इंसान की पोजीशन सेम रखते हुए। या तो वो भी बेटर ऑफ हो, या एटलीस्ट वो जो पोजीशन में था वो उतना हो। ऐसा जब नहीं हो पाता तो जो एलोकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परेटो एफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, सपोज मान लेते हैं कि नाउ इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स, व्हाट इज द केस? लेट्स से यू नो यूजुअल फैमिलीज में क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स पसंद नहीं होते। मोस्ट पीपल डोंट लाइक बैंगन, ठीक है, ब्रिंजल लोगों को यूजुअली नहीं पसंद होता है, बट फैमिलीज में कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद होता है। ठीक है। सो मान लो सिस्टर को ब्रिंजल नहीं पसंद, बैंगन नहीं पसंद, और बेबी बॉय को पसंद है। ठीक है। सो मान लो इनको वन कप ऑफ वेजिटेबल दिया गया, और इनको जो है 1 कप ऑफ वेजिटेबल दिया गया, ब्रिंजल का, बैंगन का। ठीक है। तो 1 कप, एंड लेट्स से इनको 2 कप दिया गया। ठीक है। और इनको भी मान लो 2 कप दिया गया। ठीक है। 2 कटोरी सब्जी यहाँ पे। इनको बिल्कुल नहीं पसंद ये बैंगन, इनको बैंगन पसंद है। ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में एलोकेशन क्या है? 2 कप्स एंड 2 कप्स। ठीक है। अब आपने क्या किया? अगर मैं ये 2 कप में से 1 कप यहाँ पे पहुंचा दूं, ठीक है, सो 3 कप्स एंड 1 कप। सो द बेबी बॉय इज हैप्पी बिकॉज उसको बैंगन पसंद है। ठीक है। तो वो खुश है। अब क्या सिस्टर दुखी है कि उससे बैंगन की सब्जी छीन ली गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको तो टू बिगिन विद बैंगन पसंद ही नहीं था। तो वो खुश, मतलब ऐसा नहीं है कि शी इज सैड। ठीक है। या तो वो सेम सिचुएशन में है, या वो एटलीस्ट एक बेटर सिचुएशन में है। मे बी उनके पेरेंट्स ऐसे हैं कि दे फोर्स देम कि जो थाली में मिला है वो आपको फिनिश करना ही है। तो अगर उसके पास 2 कटोरी है तो उसको खानी ही पड़ेगी, चाहे उसको पसंद है या नहीं है। तो शी विल बी इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन कि ये लो तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है। ठीक है। तो इन दिस केस द बॉय इज ऑल्सो हैप्पी, द सिस्टर इज ऑल्सो हैप्पी, राइट? सो आपने क्या किया? दोनों को एक बेटर सिचुएशन में पहुंचा दिया। सिमिलरली, इफ दिस हैपेंस 4 and 0, if she gives one more cup of vegetable to the brother, then what is the case? 4-0, right? So इस केस में क्या हो रहा है कि you are in a situation wherein your brother is happy and you as the sister is also happy, because now you will not have to eat any of the vegetables that you disliked to begin with, right? So there is a scope of making both people happy at the same time. जब भी ऐसा स्कोप अवेलेबल होता है तो दैट मीन्स आपने अपना एफिशिएंट पॉइंट रीच नहीं किया है, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी को खुश करने के चक्कर में कोई दूसरा इंसान दुखी हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन अ परेटो एफिशिएंट सिचुएशन। ठीक है। सिमरन, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। Okay. So guys, is this fine? Like this was a general example of Pareto efficiency. ठीक है. So now I will properly define what is Pareto efficiency. What is meant by Pareto efficiency. ठीक है. चलो जी. तो okay. So Pareto efficient allocations.
ठीक है. So let me make a Edgeworth box diagram and ask you whether a particular allocation is Pareto efficient or not. ठीक है. चलो तो ठीक है. This is person A, this is person B. ठीक है. This is good 1, this is good 2. ठीक है. अब मान लेते हैं कि हमारे जो लेट्स से दिस इज द एंडाउमेंट. ठीक है. और हमारे इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो शायद कुछ इस तरीके के हैं. लेट्स से दे आर समथिंग लाइक दिस. ठीक है. दिस इज पर्सन फर्स्ट पर्सन indifference curves. This is person B's indifference curves. मान लो कि हम एक इस तरीके की सिचुएशन में हैं. ठीक है. सो ये जो ब्लू वाले जो भी इंडिफरेंस कर्व्स हैं ये किसके हैं इंडिफरेंस कर्व? पर्सन B's इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है. एंड द रेड ones are the indifference curve for which individual? They are for person A. ठीक है. So person A is indifference curves. ठीक है. चलो, my question to you is, let's say we are at this point. ठीक है. ये एक पॉइंट है. Let's say this is point M. ठीक है. Is this a Pareto efficient allocation? So basically my question to you is, क्या मैं पॉइंट M से किसी एक ऐसे पॉइंट पे जा सकती हूँ जहां पे मेरा पर्सन जो है like both people will be happy. I'm not making one person sad by making the other person happy. Can I go in any situation like that? So you're starting from point M and you have to move to a point jahan pe there is scope of making both people happy. Can you reach any such point? No, ma'am. And why not? So let's say मान लेते हैं. Yeah, go ahead. Yes. अगर इसके आगे जाएंगे तो फिर A की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन B की डिक्रीज हो रही है. Perfect. तो मतलब एक इंसान सैड हो रहा है और एक हैप्पी हो रहा है, राइट? इसके पीछे जाएंगे then the opposite thing is happening, right? Yes. तो बेसिकली वी आर एट अ पॉइंट जहां पे मतलब जहां से हल्का सा भी मूवमेंट करने पे कोई ना कोई एक इंसान जो है यू नो दे आर गोइंग टू बी इन अ वर्स ऑफ सिचुएशन देन वी बिगैन विद एट पॉइंट M. ठीक है. तो सेम थिंग विद दिस पॉइंट, सेम थिंग विद दिस पॉइंट, सेम थिंग विद दिस पॉइंट. ठीक है. तो आप जो है दिस पॉइंट इज नॉट, दिस इज अ परेटो एफिशिएंट पॉइंट. Pareto efficient point. ठीक है. Pareto efficient allocation. ठीक है. Similarly, if I ask you, is this a Pareto efficient allocation? 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 What will your answer be? I think है Pareto efficient. All of them are Pareto efficient because क्या हो रहा है, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो कोई ना कोई एक इंसान को आपको वर्स ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है. सो जब आपके पास अलग अलग, सो ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में एक एडजवर्थ बॉक्स में सिर्फ एक ही Pareto efficient पॉइंट होता है. नो, एवरी देयर कुड बी n नंबर ऑफ Pareto efficient पॉइंट. जैसे हमने पूरा एग्जांपल देखा था पुराना वाला, when both of the kids in the house liked chocolate. ठीक है. और मान लो उनके पास 10 चॉकलेट्स थे. एवरीथिंग वाज अ Pareto efficient allocation.
कि अगर आप एक भी चॉकलेट बॉय को नहीं देते और सारे चॉकलेट गर्ल को देते हो, ये भी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि गर्ल से एक चॉकलेट कम करके देखो, वो बहुत सैड हो जाएगी, बॉय को दो वो खुश हो जाएगा। एक इंसान को सैड करना पड़ा। सेम चीज 1-9, दिस इज ऑल्सो परेटो एफिशिएंट। एनी एलोकेशन in such a situation is a Pareto efficient allocation. Yes or no? Right? So we have multiple amounts of we can have n number of examples of allocations which are Pareto efficient. This is also Pareto efficient. You give everything to the boy and nothing to the girl. This is also Pareto efficient. क्यों? यहाँ से एक भी चॉकलेट कम करके देखो, the boy will become sad, the sister will become happy as compared to the previous situation, right? So we can have multiple Pareto efficient points. तो जब आप अलग अलग Pareto efficient points को ज्वाइन कर देते हो, तो जो कर्व बनता है उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है। सो लेट्स से अज्यूमिंग कि ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे all of them are going to be Pareto efficient, then this particular curve is going to be called contract curve. ठीक है, contract curve. So हमने जनरल वे में चीजें समझ ली हैं, बट आई वांट टू नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन. ठीक है, एक बारी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से कि अंडर व्हाट कंडीशन कैन यू से दैट अ पर्टिकुलर एलोकेशन इज परेटो एफिशिएंट. ठीक है, सो परेटो efficient allocation can be described as an allocation where, अब क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन है कि कोई तरीका नहीं है कि आप दोनों लोगों को, जो भी दो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको आप बेटर ऑफ सिचुएशन में लेके आ सको, दोनों लोगों को. ठीक है, देयर इज नो वे to make all the people involved better off. ठीक है, सो क्या है कि कोई भी तरीका नहीं होता है कि आप सारे इन्वॉल्व लोगों को बेटर ऑफ सिचुएशन में लेके आ सको. जैसे कि हम प्रीवियसली ये एग्जांपल देख रहे थे, व्हेन वी वर एट दिस पॉइंट, जब हम W पॉइंट पे थे. इज W ए परेटो एफिशिएंट एलोकेशन? क्या W एक परेटो एफिशिएंट एलोकेशन है? नो मैम. व्हाई? बिकॉज हम M पॉइंट पे जा सकते हैं. वी कैन मूव टू पॉइंट M जहां पे दोनों लोग एक बेटर ऑफ सिचुएशन में है. ठीक है, तो परेटो एफिशिएंट एलोकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? फर्स्ट, लाइक देयर आर मल्टीपल स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज कि आप जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, there is no way you can make all of them better off at the same time. ठीक है, that is the first requirement. ठीक है, okay, what is the second thing? all yeah, मैम W क्यों नहीं है परेटो एफिशिएंट एलोकेशन? सो हमने क्या बोला था? परेटो एफिशिएंट का पहला कंडीशन क्या है कि आप दोनों लोगों को बेटर ऑफ सिचुएशन में नहीं लेके आ सकते, राइट? तो अब मैं अगर W पॉइंट पे हूं तो मैं M पॉइंट पे जा सकती हूँ, और M पॉइंट पे मेरा पर्सन A भी ज्यादा खुश है और पर्सन B भी ज्यादा खुश है, राइट? यस मैम. तो दोनों लोग एक बेटर ऑफ सिचुएशन में है, राइट? ओके. तो हमने क्या बोला था कि सब लोगों को आप बेटर ऑफ सिचुएशन में नहीं पहुंचा सकते इफ समथिंग इज अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन, राइट? सो परेटो एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब है कि आपने एफिशिएंसी अचीव कर ली, देयर इज नो स्कोप ऑफ रीचिंग अ हायर बेटर एफिशिएंट पॉइंट. और अगर ऐसा स्कोप है, मतलब मैम इस वाली डायग्राम में होगा? इस केस में जो नीचे वाले इस केस में है W परेटो एफिशिएंट. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. सो आप बेसिकली देखो, परेटो एफिशिएंट एलोकेशन, इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक एलोकेशन, मतलब ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलोकेशन विच आर फीजिबल, राइट? इसके अंदर 1000 तरीके के एलोकेशन हो सकते हैं. ठीक है,
आप ये सवाल हर एलोकेशन के लिए पूछ सकते हो कि क्या ये परेटो एफिशिएंट है, क्या ये परेटो एफिशिएंट है, क्या ये परेटो एफिशिएंट है, ये हर एलोकेशन के लिए आप ये सवाल पूछ सकते हो। तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था, हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए पूछा था, राइट, कि क्या ये परेटो एफिशिएंट है, तो हमें क्या जवाब मिला था, यस इट इज, क्योंकि आप किसी भी लाइक दोनों लोगों को एक साथ बेटर ऑफ सिचुएशन में नहीं लेके जा सकते। व्हाट इफ अगर हम लोग मान लो वी माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ठीक है, दिस इज मान लो W, ठीक है, और अगर हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके का होता कि दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, then is this Pareto efficient allocation? Is this Pareto efficient, this point? Let's say this is W. तो W Pareto efficient है या नहीं, इसके लिए इसको अगर मुझे चेक करना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि क्या मैं W से किसी एक ऐसे पॉइंट पे जा सकती हूँ जहां पे मेरे दोनों के दोनों लोग ज्यादा बेटर सिचुएशन में हैं। तो क्या आप यहां से किसी ऐसे पॉइंट पे जा सकते हो जहां पे पर्सन A भी ज्यादा खुश है और पर्सन B भी ज्यादा खुश है, यस और नो? सो लेट्स Yes, टॉक ma'am. अबाउट दिस पॉइंट, राइट। इस पॉइंट पे पर्सन ए ज्यादा खुश है, राइट, क्योंकि वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच सकता है। पर्सन बी भी ज्यादा खुश है क्योंकि वो भी एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच सकता है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट W Yes, ma'am. is not a Pareto efficient point, right? So within a diagram, you can have lots of allocation which are not Pareto efficient and some points which are Pareto efficient, ठीक है। सो जब आप एक पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जो जो पॉसिबल परेटो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ठीक है। सो लेट्स से जो हमने यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके का ड्रॉ किया था, समथिंग लाइक दिस। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन जिसमें इस तरीके का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये दोनों इंडिफरेंस कर्व आपस में टेंजेंट है, this is a set of all the possible Pareto efficient points, ठीक है। Any point here, there is a scope of making improvement. There is a scope of making both people more happy, ठीक है, इसीलिए वो Pareto efficient नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब एफिशिएंसी को दिमाग में रखो। एफिशिएंसी मतलब आप एक एफिशिएंट लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, और अगर दोनों लोगों को साथ ज्यादा खुश किया जा सकता है, मतलब आप टू बिगिन विद एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है। इज दैट फाइन? माने ऑल गुड? Yes, ma'am. ठीक है। तो हम लोग परेटो एफिशिएंट एलोकेशन को डिफाइन कर रहे थे। तो पहला पॉइंट जो था वो क्या था कि दोनों लोग, सारे के सारे लोगों को बेटर ऑफ करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज ऑल द गेन्स from trade have been exhausted. इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन ए और पर्सन बी है या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे एक्सचेंज में, जितने बेनिफिट हो सकते थे आपस में ट्रेड करके, वो उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पे कोई भी पार्टी रेडी ही नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये ब्रदर और सिस्टर को 4 चॉकलेट्स एंड 6 चॉकलेट्स दे के रखें और उनको बोलें कि आप आपस में ट्रेड कर लो, कि देख लो कि कौन ट्रेड करना चाहता है चॉकलेट्स को। बोथ ऑफ देम विल रश बैक टू देयर रूम्स एंड नॉट टॉक टू ईच अदर एट ऑल बिकॉज they have no incentive whatsoever to exchange or trade, क्योंकि एक्सचेंज वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिस्टर को जो चीज पसंद है वो भी चॉकलेट है, जो ब्रदर को चीज पसंद है वो भी चॉकलेट है, ठीक है। तो उनके पास आपस में ट्रेड करने के जो भी इंसेंटिव थे वो जा चुके हैं, ठीक है। तो all the gains that could have happened from trade have already happened. जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जाम्पल भी देखें, to begin with we were at this point, right? अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो there were some gains from trade, right? कि ट्रेड किया उन्होंने 0.5 यूनिट्स 0.5 यूनिट्स
और वो एक बेटर सिचुएशन में आ पाए, तो दे गेन्ड फ्रॉम ट्रेडिंग बोथ द पार्टीज, राइट? सो ये भी परेटो एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। फिर क्या आप इस सिचुएशन से एक ऐसी सिचुएशन में जा सकते हो जहां पे बोथ पार्टीज विल बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिंग? यस, वी रीच दिस पॉइंट जहां पे दोनों पार्टीज ने बेनिफिट किया गेन ट्रेड करके, एंड आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज नो अदर पॉइंट एट विच यू कैन मूव so that both parties will benefit. Only one party will benefit from the trading and the other will become sad. So it's like जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी पहली स्टेटमेंट को ही बोलने का एक तरीका है, ठीक है, कि आपने जो भी गेन्स होने थे एक्सचेंज करके आपस में ट्रेडिंग करके वो आपने एग्जॉस्ट कर दिए हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइक अनदर वे ऑफ सेइंग द फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली all the gains from trade have been exhausted, मतलब आपने खत्म कर दिए जो भी गेन्स आपको होने थे फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग इज okay, actually yeah, I should have mentioned something else as the second thing. Okay, so this was the third thing. Second thing is what? There is no way to make some individuals better off without making someone else worse off. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप कुछ लोगों को बेनिफिट करा सको विदाउट मेकिंग एटलीस्ट वन पर्सन वर्स ऑफ, कि कम से कम एक इंसान को तो आपको एक बैड सिचुएशन में लेके आना पड़ेगा अगर आप कुछ लोगों को या सारे लोगों को या कुछ भी लोगों को एक बेनिफिशियल सिचुएशन में आप पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? देयर इज नो वे टू मेक ऑल पीपल बेटर ऑफ। ये वाली स्टेटमेंट क्या बोल सकती है, क्या बोल रही है कि अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल को भी बेटर ऑफ करवाना है, ठीक है, एक बेटर सिचुएशन में पहुंचाना है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, कि कम से कम एक इंसान का तो बुरा होगा अगर आप सिर्फ एक इंसान को भी बेटर सिचुएशन में लेके जाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। सो या दैट्स द नेक्स्ट kind of way to describe Pareto efficient allocation, कि सबको एक साथ बेटर ऑफ नहीं किया जा सकता, किसी एक को भी बेटर ऑफ करना पड़ेगा तो दूसरे को वर्स ऑफ होना पड़ेगा, आप इस तरीके की सिचुएशन में हो, ठीक है। जो भी सारे गेन्स होने चाहिए ट्रेड से वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। एंड द फाइनल थिंग इज देयर आर no mutually advantageous trade to be made. ऐसा कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं है जो दोनों पार्टीज के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन में हो, कि म्यूचुअली एडवांटेजियस ट्रेड मतलब एक ऐसा ट्रेड बिटवीन टू पार्टीज जो बोथ पार्टीज के लिए एक बेनिफिशियल सिचुएशन में हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टीज थोड़ा थोड़ा बेनिफिट करेंगी बाय डूइंग दैट ट्रेड। सो जैसे फॉर एग्जांपल in this example wherein the sister hated Bengan and the brother loved Bengan, there was mutually advantageous trade that could happen. The sister was getting rid of the vegetable and which she otherwise would have had to eat, तो वो उसके लिए एक बेनिफिशियल चीज थी, और ब्रदर वॉज गेटिंग द वेजिटेबल ऑफ हिज चॉइस, सो ही वॉज हैप्पी। सो ट्रेड करना पॉसिबल था उनके बीच में, इसीलिए ये वाला जो एलोकेशन था 2 cups of vegetables each, that was not Pareto optimal, ठीक है। So in general the way you check whether something is Pareto optimal और नॉट, इसका मतलब क्या है, सारे लोगों को एक साथ बेटर ऑफ नहीं किया जा सकता, और किसी एक को भी बेटर ऑफ करना है तो दूसरे इंसान को वर्स ऑफ सिचुएशन में जाना पड़ेगा। सारे गेन्स फ्रॉम ट्रेड हैव बीन एग्जॉस्टेड, कोई भी म्यूचुअली एडवांटेजियस ट्रेड जो है पॉसिबल नहीं है विद दैट एलोकेशन इन माइंड। अगर कोई एक एलोकेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है
तो दैट इज कॉल्ड अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन। ये एक्चुअली सेम चीज को बोलने के अलग अलग तरीके हैं, सो या लाइक जस्ट डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, ठीक है? इज दैट फाइन? डज इट मेक सेंस? यस मैम। सो हमेशा ये दिमाग में Yes, ma'am. रखना है कि कोई भी इंसान अगर बेनिफिट कर रहा है दूसरे को वर्स ऑफ सिचुएशन में डाले बिना, तो मतलब वो परेटो एफिशिएंट एलोकेशन नहीं है। और अगर किसी को भी बेनिफिशियल या हायर यूटिलिटी कर्व पे जा रहा है लेकिन दूसरे को उस चक्कर में उसकी यूटिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो आप एक परेटो एफिशिएंट एलोकेशन में हो, ठीक है? दैट एलोकेशन इज अ परेटो एफिशिएंट एलोकेशन, ठीक है? So this is the definition of Pareto efficiency. All clear till this point? Any doubts, any queries till this point? All good? Chalo. So let's do one thing. Let's take a 10 minutes break and come back and resume our discussion. Today also we'll keep a short class. So I think probably till 6. And yeah, so it's 6, let's say it's 6:10 right now. Let's come back at 6:20. Sorry, it's 5:10 right now. Let's come back at 5:20 and then we will resume the discussion. Okay? Okay, so ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द ब्रेक हमने परेटो एफिशिएंट एलोकेशन का डेफिनेशन क्या होता है वो देखा था, ठीक है? अब देयर आर अ फ्यू मोर पॉइंटर्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग परेटो एफिशिएंट एलोकेशंस, सो लेट्स लुक एट दैट। सो फर्स्ट थिंग, देखो, अगर कोई भी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन के बारे में अगर हमें बात करनी है विच इज इनसाइड द एजवर्थ बॉक्स, एजवर्थ बॉक्स के अंदर इंटीरियर पॉइंट की अगर हम बात करें, तो वहां पे कोई भी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन जो होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि जो दोनों इंडिफरेंस कर्व्स हैं दे हैव टू बी टैंजेंट टू ईच अदर, ठीक है? सो इंडिफरेंस कर्व्स मस्ट बी tangent at an allocation that is Pareto efficient in the interior of the box, ठीक है? ठीक है, अगर इंटीरियर के बारे में बात करें तो इंटीरियर ऑफ द बॉक्स में अगर आपको कोई भी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन के बारे में बात करनी है तो इट हैज टू हैपन कि जो दोनों इंडिफरेंस कर्व्स हैं दे विल बी टैंजेंट टू ईच अदर। एंड व्हाई इज दैट द केस? सपोज ऐसा नहीं है, ठीक है? सो मान लो ऐसा नहीं है, ठीक है? सो मान लो समथिंग लाइक दिस कि मान लो एक पॉइंट है, ठीक है? चलो लेट मी जस्ट ड्रॉ अनदर डायग्राम, ठीक है? मान लेते हैं कि दिस इज द एजवर्थ बॉक्स, ठीक है? दिस इज पर्सन ए गुड 1 गुड 2, पर्सन बी गुड 1 एंड गुड 2, ठीक है? ठीक है, ओके। एंड लेट्स से दिस इज अ पॉइंट। तो हमने क्या बोला है कि इंडिफरेंस कर्व्स को टैंजेंट होना पड़ेगा जहां पे भी वो परेटो एफिशिएंट हैं, अगर हम लोग इनसाइड द एजवर्थ बॉक्स के बारे में बात करें। व्हाट इफ दैट्स नॉट द केस? दैट मीन्स कि ये परेटो एफिशिएंट है और जो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो आपस में टैंजेंट भी नहीं है, ठीक है? सो दे विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? कि ए का इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का होगा और बी का इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का होगा, राइट? They are not tangent to each other. अगर tangent होते तो किस तरीके से दिखते? They would have looked something like this, right? But now they are not looking like this. So whenever the indifference curves are not tangent, so that means they will be intersecting each other. दो possibility होती है, या तो indifference curve tangent है या तो intersecting है, दो possibility है, इसके अलावा कोई possibility नहीं है। So अगर they are not tangent, they will be intersecting. The moment you see that two indifference curves are intersecting, आपके पास एक concave, एक P-shaped curve बन जाता है
which gives you all the set of points jahan pe you will be in a better off situation. And that means you are contradicting your statement when you said कि ये जो allocation है ये Pareto efficient था, right? So आपके जो भी एजवर्थ बॉक्स के अंदर इंटीरियर वाले पॉइंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट, दीज आर बाउंड्री पॉइंट्स, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. एनीथिंग विच इज इन द इंटीरियर, अगर ये परेटो एफिशिएंट है तो इसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, विच इज that the two indifference curve will have to be tangent to each other. If not, it will lead to a contradiction. ठीक है, that's something that we wanted to mention specifically. ठीक है, is that fine, guys? Does it make sense why that should not be the case? Is it okay? Are you convinced? Or not? Ma'am, can you please repeat once? Okay, so I was saying कि कोई भी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन है जो हमारे एजवर्थ बॉक्स के अंदर इंटीरियर में है, उसके लिए व्हाट नीड्स टू बी द केस दैट जो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, वो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे, इस पॉइंट से पास करने वाले जो दो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे, दे विल हैव टू बी टेंजेंट टू ईच अदर. ठीक है, हर पॉइंट से कोई ना कोई इंडिफरेंस कर्व तो पास हो ही रहा होगा. ठीक है, वो इंडिफरेंस कर्व दोनों ऐसे होने चाहिए कि दे हैव टू बी टेंजेंट टू ईच अदर. दे शुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट? दे शुड नॉट इंटरसेक्ट, वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें. ठीक है, इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए, दे विल हैव टू बी टेंजेंट. क्योंकि अगर वो टेंजेंट नहीं होंगे तो दैट मीन्स दे विल बी इंटरसेक्टिंग. ठीक है, या तो आप कर्व को एक पॉइंट पे टच करोगे विच इज द टेंजेंट, या तो फिर आपको दो पॉइंट्स पे टच करना पड़ेगा. द मोमेंट इट इंटरसेक्ट्स यू मेक अ diagram like this, which brings out the possibility of mutually advantageous trade, which brings out the possibility of you making both people better off without making anyone worse off. So फिर ये जो आपका कंडीशन है कि ये परेटो एफिशिएंट था, वो वायलेट हो जाता है, राइट? That's what we are saying. ठीक है, सो अगर सेंटर में इंटीरियर में कोई भी परेटो एफिशिएंट एलोकेशन है तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से पास होने वाले जो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं फॉर पर्सन ए एंड पर्सन बी, दे आर टेंजेंट टू ईच अदर. ये होना ही पड़ेगा. ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो दैट मीन्स ये पॉइंट परेटो एफिशिएंट है ही नहीं. ठीक है, इज दैट फाइन? ओके, परफेक्ट. चलो, बट बाउंड्री पॉइंट्स पे ये वाली कंडीशन जो हमने बात की कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व्स हैं, दे विल हैव टू बी टेंजेंट. बाउंड्री पॉइंट्स पे ये वाली जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं है. बाउंड्री पॉइंट्स पे हमारे जो इंडिफरेंस कर्व है, वो मान लो ये परेटो एफिशिएंट है. ठीक है, सो इट कैन हैपन कि मेरा एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा है और एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा है. ठीक है, सो वी कैन हैव सिचुएशंस लाइक दिस. So this condition is not applicable for the boundary points. ठीक है, only for the interior portion we can be sure, we can say that this has to happen. ठीक है, only in the interior of the box. On the boundary points we can still have cases जहां पे indifference curves are intersecting and still that is a Pareto efficient allocation. ठीक है, okay, so that is the first thing. What is the second thing? The set of all the Pareto efficient points, अगर आप उनको ज्वाइन कर दो तो आपको मिलेगा एक कर्व. उस कर्व का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कर्व. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. सेट ऑफ ऑल Pareto efficient points in the Edgeworth box are known as, so set of all the Pareto efficient points in the Edgeworth box you can say are known as the Pareto set. Pareto set भी आप उसको कह सकते हो. set of all the points which are Pareto efficient, उसको आप Pareto set भी बोल सकते हो. और अगर आप वो सारे Pareto set में जितने भी points हैं, if you join all of them,
if whatever curve that you get, that is called contract curve or the contract curve. ठीक है guys, is that fine? All good till this point? Any doubts till this point? Yes, ma'am. All good, ठीक है. So okay, so that was our discussion regarding Pareto efficiency, Pareto efficient points, क्या meaning होता है, all the definition part and everything. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? So first thing, जब हम हमारी next class में आएंगे, हम कुछ examples देंगे, पता करेंगे कि किस तरीके के. So I will give you some examples of utility function, and then we will see what are the set of Pareto efficient points, what is the contract curve. So we will start doing problems from the next class onwards. ठीक है. And I will be sharing all the notes for this lecture, all the slowly I will start providing past year questions for this particular unit as well. And I will also share जो आपका variant, Hall variant, because this chapter is from the book Hall variant, chapter number 31st, I think. 31st, yeah. I'm hoping it could be either 31st or 33. So variant की जो workbook है, we will solve that also basically. So I will share the problems, उसके solutions भी available हैं. So you should start practicing, start trying those problems in the meantime. So जो भी हमारा gap होगा, I will share the problems along with the solutions. So variant, the good thing about it is it has solutions also, so we don't have to worry too much about it. So जब भी हमारा gap रहेगा between any between the two classes, what will be your task? Your task will be to attempt those problems that we have. जितने भी concepts हमने अभी तक किए हैं, उससे related जो भी concepts, जो भी problems हैं, that you have to try and solve on your own. ठीक है. और फिर जो भी हमारी coming class होगी, we will start taking up problems. ठीक है. So from next week onwards, we'll start doing the problems, because this course is, you by now you have experience that full of numericals, full of problems, not a theory paper, mostly application and numerical based रहेगा. तो हम भी फिर उसी mode में रहेंगे throughout our entire course. ठीक है. Concepts are important to solve the problems also, but yeah, we should not lose focus on the problems. ठीक है. So yeah, that we will be doing. ठीक है. चलो, तो let's move on to another topic, which is so अभी हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से परेटो एफिशिएंट, किस पॉइंट को परेटो एफिशिएंट एलोकेशन बोलेंगे, क्या ट्रेड दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं. तो हमने देखा कि अच्छा कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे दोनों पार्टीज कैन बेनिफिट बाय ट्रेडिंग विद ईच अदर. ठीक है. सो अब एक्चुअली हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग होगी कैसे. अभी तो हमने ये देखा है कि अच्छा कौन सा पॉइंट परेटो एफिशिएंट है या कौन सा नहीं है, बट अब दो इंडिविजुअल्स हैं मार्केट में. अब वो आपस में ट्रेड कैसे करेंगे? वो आपस में बात करेंगे. उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा आप मुझे 2 यूनिट दे दीजिए, आप मुझे 4 यूनिट दे दीजिए. बोथ पार्टीज, हाउ, लाइक व्हाट इज द मैकेनिज्म यूजिंग विच they communicate with each other, they do transfer with each other. What is the mechanism in the market जिससे वो आपस में एक्सचेंज करते हैं, जिससे वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं? वो मैकेनिज्म क्या है? ठीक है. अब वो मैकेनिज्म किसी भी तरीके का हो सकता है, बट हम अपने दिमाग में अगर एक तरीका, एक पैटर्न ऑफ हाउ द टू पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मार्केट दे एक्सचेंज, तो उससे हमें एक बेटर आइडिया लग पाएगा कि मार्केट में आप किस पॉइंट पे पहुंच पाओगे. सो मार्केट में सिनेरियो क्या है कि एक फिक्स्ड एंडाउमेंट आपको दिया गया है, पर्सन ए को, पर्सन बी को. ठीक है. आपको दोनों इंडिविजुअल्स को वो एंडाउमेंट दे दिया गया है. ठीक है. अब क्या होता है, अब मार्केट में किस तरीके से चीजें कैरी आउट हों, उसका अगर हमें कोई मैकेनिज्म अगर पता चल जाए, तो हमें पता चल पाएगा कि इंडिविजुअल ए किस तरीके से सोचेगा, इंडिविजुअल बी किस तरीके से सोचेगा, और मार्केट में फिर वो जो इनिशियल इंडाउमेंट वाला पॉइंट था, वो दोनों पार्टीज मिलके वो किस पॉइंट पे पहुंचेंगी. जिस भी पॉइंट पे पहुंचेंगी, क्या वो परेटो एफिशिएंट होगा? क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसपे वो पहुंच सकते थे कि दोनों और बेनिफिट कर पाते? ठीक है.
तो इस तरीके के डिस्कशंस अब हम लोग कैरी आउट करेंगे कि मार्केट में किस प्रोसीजर के थ्रू ट्रेडिंग हो सकती है। एंड काइंडली नोट दैट दिस इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दिस एक्चुअली माइट हैपन, माइट नॉट हैपन, बट हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है ये शायद इस तरीके से कैरी आउट होता हो, ठीक है। सो इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट दैट वी आर रनिंग इन आवर हेड कि अच्छा इस तरीके से पर्सन ए और पर्सन बी डिसाइड करते हैं कि उन्हें दोनों गुड का कितना कितना अमाउंट जो है चाहिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। सो बेसिकली अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है, हमने कोई प्रोसेस नहीं बताया है जिस प्रोसेस के थ्रू दोनों पार्टीज आपस में एक्सचेंज करती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सो वी वांट टू सी हाउ मार्केट ट्रेड हैपेंस। सो मार्केट ट्रेड किस तरीके से होता है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी तक कोई प्रोसेस तो हमने डिफाइन किया नहीं है कि ट्रेडिंग होती कैसे है। तो नाउ अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू ट्रेडिंग हो, तब हमें शायद थोड़ा बेटर पता चल पाएगा कि क्या हम एक परेटो एफिशिएंट पॉइंट पे पहुंचेंगे या जो भी फाइनल हमारा पॉइंट होगा वो परेटो एफिशिएंट होगा, क्या बेटर स्कोप है दोनों पार्टीज के पास परफॉर्मेंस का, ये सब हमें पता चलेगा, ठीक है। सो ऑल राइट, तो हम सोचते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है। दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के पास कोई एक इनिशियल इंडाउमेंट है विच इज WA1 एंड WA2। एक इनिशियल इंडाउमेंट पर्सन ए के पास है और एक इनिशियल इंडाउमेंट जो है पर्सन 2 के पास, आई मीन पर्सन बी के पास है, ठीक है। अब हो सकता है ट्रेडिंग मार्केट में एक्चुअली क्या कैसे हो, ये दोनों लोग आपस में बात करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि क्या होना चाहिए। लेकिन द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज द प्रोसीजर कि मार्केट में एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, देयर इज अ थर्ड पार्टी जिसका नाम एक तरीके से आप क्या दे सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक थर्ड पार्टी है हु इज विलिंग टू बिकम एन ऑक्शनियर। आपने कभी हैव यू गाइस सीन ऑक्शंस एवरी लाइक एनीवेयर, ऑक्शंस होते हुए देखे आपने? IPL के ऑक्शंस होते हैं, हैव यू गाइस सीन दैट? सो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, so different teams bid for those players and whoever has the highest bidding for a particular player, that team wins। और वहां पे कैच क्या है कि हर टीम के पास एक गिवन अमाउंट ऑफ बजट है और उनको एक 11 12 13 जितने भी प्लेयर्स उनको चाहिए उतने का टीम उनको बनाना है। गिवन दैट बजट उनको ये भी चाहिए कि हमें बेस्ट प्लेयर भी चाहिए और लाइक ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, ये सब कंस्ट्रेंट्स के अंदर वो प्लेयर्स पे बिड करते हैं, ठीक है। सो हैव यू गाइस एवर सीन दैट? इफ नॉट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, या लास्ट ऑप्शन आई सॉ वाज इन वेलकम, ओह या दैट, या एक्चुअली हाँ, इसी तरीके से होता है कि कोई भी आइटम ऑन ऑक्शन रहता है तो फिर क्या होता है कि लेट्स से सम पेंटिंग, व्हाट वाज द नेम ऑफ अनिल कपूर इन दैट मूवी, मजनू भाई मजनू was the yes name of the character। तो वो पेंटिंग्स, ओके एनीवेज। सो ऑक्शन में क्या रहता है कि आप एक प्रोडक्ट होता है, आपने एक गिवन बिड प्राइस, एक स्टार्टिंग प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का और धीरे धीरे लोग होते हैं ऑक्शन में जितना भी उनको बिड करना होता है, तो द बिड स्टार्ट्स, somebody bids, अगर किसी और को बिड बढ़ानी है, अमाउंट बढ़ाना है तो वो बढ़ाते जाते हैं एंड देन दे गिव अप्रोप्रिएट टाइम, इफ नोबडी सेज एनीथिंग द प्रोडक्ट इज सोल्ड। तो इसी तरीके से एक ऑक्शन एक पर्सन है जो ऑक्शंस को कैरी आउट करवाएगा, उसको हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, ठीक है।
So this party is willing to act as an auctioneer. ठीक है. You know, last IPL auction में what happened? So the person who was the auctioneer, जो auction करा रहा था, he collapsed in the middle of the auction. I mean, वो उनको चक्कर आ गया या something happened with him, and then last minute they had to call someone, and then that person came and then they did the auction. Okay, you guys can see all that. Okay. But very interesting. You guys should, even if you're not a cricket lover, the event is very interesting. Okay. All right. So एक थर्ड पार्टी है जो ऑक्शनियर बनने के लिए रेडी है. ठीक है. अब होता क्या है? अब ये ऑक्शनियर है फॉर एजेंट ए एंड एजेंट बी. अब ऑक्शनियर का काम क्या है? वो एक प्राइस चूज करेगा. ठीक है. अब ये ऑक्शनियर है, ये एक प्राइस कोट करेगा. ठीक है, कि भाई प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का मार्केट में प्राइस क्या होगा. ऑक्शनियर डिसाइड करता है. ठीक है. तो ऑक्शनियर का काम क्या है? P1 और P2 कोट करना. ठीक है. तो दिस पर्सन एज एन ऑक्शनियर डिसाइड्स कि P1 P2 क्या होना चाहिए. ठीक है. ओके. अब क्या होता है? मान लो जो ऑक्शनियर है उसने कोई भी एक प्राइस बोला, कोई भी एक गिवन लेवल ऑफ प्राइस P1 बोला, गिवन लेवल ऑफ प्राइस P2 बोला. ठीक है. द मोमेंट दिस हैपेंस, अब पर्सन ए क्या करेगा और पर्सन बी क्या करेगा? अभी तक हमने जो हमारा सेमेस्टर 3 में पूरा का पूरा कंज्यूमर थियरी में देखा था, तो कोई भी कंज्यूमर, उसके पास एक फिक्स्ड एंडाउमेंट है, उसके पास प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. तो अब उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? द पर्सन, द इंडिविजुअल ए डजंट केयर कि दूसरे को क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में. दैट पर्सन इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक और वो क्या चाहता है कि भाई उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो. राइट. तो इंडिविजुअल ए क्या करेगा? इंडिविजुअल ए बाय लुकिंग एट दीज प्राइसेस इन द मार्केट विच द ऑक्शनियर डिसाइड्स, पर्सन ए क्या करेगा? सोचेगा कि अच्छा प्राइस P1 है, P2 है, ये प्राइसेस पे मुझे गुड 1 और गुड 2 को कितना डिमांड करना चाहिए, यस और नो, जो मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा. दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन. हम लोग जब सेमेस्टर 3 में थे तब हम लोग क्या करते थे कि गिवन अ पर्टिकुलर प्राइस, गिवन एन एंडाउमेंट, व्हाट इज माय डिमांड फॉर गुड 1 एंड गुड 2, यही करते थे हम लोग. दैट्स द सेम थिंग दैट वी यूज्ड टू डू ऑल अराउंड, अलग अलग तरीके से. यस और नो? यस मैम. ठीक है. तो एजेंट ए क्या करेगा? एजेंट ए, पर्सन ए डिसाइड करेगा कि वो गिवन दीज प्राइसेस व्हाट विल ही डिमांड, व्हाट इज द डिमांड फॉर गुड ए, फॉर गुड 1 एंड गुड 2. राइट. और वो डिमांड क्या हो जाएगी? मान लो XA1 एंड XA2. राइट. सेम थिंग, ये प्राइसेस जो ऑक्शनियर ने बोले हैं, ये प्राइसेस को देख के पर्सन बी भी सेम चीज करेगा. सो एजेंट बी भी डिसाइड करेगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कितना डिमांड करना है, या मुझे कितने गुड ए और गुड 1 और गुड 2 का अमाउंट चाहिए ताकि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो गिवन माय बजट कंस्ट्रेंट. राइट. सो एजेंट बी क्या करता है? एजेंट बी ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट इज द डिमांड, what is the demand for good 1 and good 2 at those prices. Yes or no? यही होने वाला है. ठीक है. अब ये देखो, अब ऑक्शनियर ने एक पर्टिकुलर प्राइस बोला, तब इनकी एक डिमांड थी. ठीक है. अब उसने अगर प्राइस बदल दिया तो इनकी डिमांड बदल जाएगी. राइट. क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होंगे, वैल्यू ऑफ योर एंडाउमेंट, जो एक तरीके से आपकी इनकम होगी, वो चेंज हो जाएगी. जैसे आपकी इनकम चेंज हुई, आपकी बजट कंस्ट्रेंट चेंज हो गई. एंड जैसे ही पर्सन की बजट कंस्ट्रेंट चेंज होती है, वो जो डिमांड करता है वो भी चेंज हो जाती है. राइट. वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट इन डिटेल. राइट. सो लेट्स से दिस इज XB1, XB2.
ये हमारी डिमांड हो गई, डिमांड बाय ए एंड दिस इज डिमांड बाय बी। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस पर्टिकुलर डिमांड माइट लुक लाइक। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते थे, देखो जस्ट टू गिव यू अ रीकैप ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू डू। पहले हमारे पास एक गुड एक्स होता था, गुड वाई होता था। ठीक है, हमारी एक बजट कंस्ट्रेंट होती थी। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करते थे कि अच्छा ये बजट कंस्ट्रेंट है और ये हमारे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स हैं। फिर हम लोग क्या करते थे कि गिवन दिस पर्टिकुलर बजट कंस्ट्रेंट where should I demand, like what should be my demand for good x, what should be my demand for good y, ताकि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना डिमांड को डिसाइड करते थे, राइट। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ। ठीक है, सपोज अब जो इंसान जो ऑक्शनियर है उसने एक पर्टिकुलर प्राइस कोट किया। ठीक है, अब मैं सेम चीज को एजवर्थ बॉक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, so I want to do this. So one individual case. ठीक है, अब हम लोग एजवर्थ बॉक्स में सेम चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो एजवर्थ बॉक्स में आप क्या करोगे, दिस इज पर्सन ए, पर्सन बी, गुड 2, गुड 1, गुड 1। ठीक है, ओके, लेट्स से व्हाटएवर प्राइस वाज कोटेड उसके लिए हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट जो है वो एक्चुअली कुछ इसी तरीके से दिखना चाहिए, राइट। और ये ऑब्वियसली बिकॉज मैं सिर्फ गुड 2, मेरे पास टोटल अमाउंट जितना है मैं अपना बॉक्स सिर्फ उतना ही बना सकती हूँ, बट मेरा एक्चुअल ग्राफ तो कितना भी बड़ा हो सकता है, राइट। माई बॉक्स कुड बी जस्ट दिस ऑफ दिस इंटायर ग्राफ, राइट। इसीलिए मेरा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो इस तरीके से दिखाई दे सकता है। ठीक है, इट कुड लुक समथिंग लाइक दिस, सो it could very well look something like this, right? So first, do you agree? मेरा budget constraint कुछ इस तरीके से दिखाई देगा for person A and this side from person B. First, are we agreeing with this? So it's like क्या हो रहा है, बिगर पिक्चर क्या है कि ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, एजवर्थ बॉक्स ड्रॉ करते टाइम मेरे पास लिमिटेशन क्या होती है कि मेरे पास टोटल एंडाउमेंट का सम जो है वो मेरी विड्थ और हाइट बन जाता है। ठीक है, सो मान लो वो मैक्सिमम अमाउंट इतना ही था तो मेरा एजवर्थ बॉक्स एक्चुअली ऐसा हो जाता है, राइट, एक ग्राफ के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, एंड इफ दिस वुड हैव बीन माय बजट लाइन, तो मेरा बजट लाइन एक्चुअली मेरे जो एजवर्थ बॉक्स है उसमें किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से, राइट। डू वी एग्री विद दिस, आर वी फाइन विद दिस? यस मैम। ठीक है, गुड 2, गुड 1। ठीक है, दिस इज पर्सन ए। अब सेम चीज हमें पता है कि गुड जो पर्सन बी है उसके लिए ओरिजिन ये है, एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है, उसके लिए भी सेम लाइन ही बजट कंस्ट्रेंट होती है बिकॉज सेम सेट ऑफ प्राइसेस हैं उसके लिए। ठीक है, ओके, सो कीपिंग दिस इन माइंड, ठीक है, जस्ट रेफर दिस डायग्राम जब भी कभी भी कंफ्यूजन आए। ठीक है, यू कैन से दिस इज द zoomed आउट वर्जन of budget constraint. ठीक है, and this is the Edgeworth box. ठीक है, ओके, तो देखो अब ये मान लो अगर आपकी बजट कंस्ट्रेंट है और आप पर्सन ए हो तो आपका काम क्या है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। सो बेसिकली given this budget constraint you have to reach an indifference curve which is tangent to this, right? So मान लेते हैं कि आपका जो tangent था वो कुछ इस जगह पे आया which is something like this. So मान लेते हैं
कि वो कुछ इस तरीके से आया हमारे पास, राइट। इसी तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कंजम्पशन कहाँ पे करेंगे, राइट। दिस थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट हियर, ठीक है। अब सेम थिंग अब पर्सन बी के लिए हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि भाई ये मेरी बजट कंस्ट्रेंट है, अब मुझे एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व चाहिए जो इस बजट कंस्ट्रेंट के लिए टेंजेंट हो, ठीक है। सो लेट्स से दैट इज समथिंग लाइक दिस, right? So let's say that is this, which looks something like this. मेरे इंडिफरेंस कर्व इस तरीके के हो सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज माय डिमांड? यहां पे क्या हो रहा है? this is nothing but what? XA1 comma XA2. This is the gross demand for A, right? Can you guys tell me what is gross demand and what is net demand? Do we remember that? Gross demand or net demand? Gross demand is one which consumer ends up consuming. Yes, जो एक्चुअली आप कंज्यूम करते हो वो आपका ग्रॉस डिमांड होता है। नेट डिमांड मतलब जो ऑलरेडी आपके पास है उसमें से आपको कितना एक्स्ट्रा या तो चाहिए या तो आपको गिव अप करना है, ठीक है। दैट इज योर नेट डिमांड, ठीक है। सो आउट ऑफ व्हाट यू हैव, हाउ मच एक्स्ट्रा यू वांट, दैट इज नेट डिमांड, एंड हाउ मच यू विल बी कंज्यूमिंग, दैट इज योर ग्रॉस डिमांड। सो पर्सन ए की ग्रॉस डिमांड इस पर्टिकुलर बजट कंस्ट्रेंट के लिए ये हो गई। सिमिलरली पर्सन बी के लिए ग्रॉस डिमांड क्या हो जाएगी? दैट विल बी दिस, विच इज यू कैन से XB1 comma XB2, ठीक है। दिस इज द ग्रॉस डिमांड फॉर A एंड दिस विल बी B's ग्रॉस डिमांड, ठीक है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, जस्ट वन मोर क्वेश्चन टू यू, जो भी आपका इंडाउमेंट होता है, is your budget constraint okay, so पहले मुझे ये बताओ कि मेरा जो इंडाउमेंट है, जो इनिशियल इंडाउमेंट है, वो यहाँ पे हो सकता है कि नहीं, या उसको इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होना पड़ेगा? सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो भी मेरा इनिशियल इंडाउमेंट है, नहीं हो सकता। so it can't be here, and why can't it be here anywhere? अब वो बजट लाइन की इक्वेशन होती है ना, P1W1 plus P2W2 equals to P1X1 plus P2X2. Perfect, वो perfect. लाइन So पर ही करता है। perfect. So it's always in your budget to always not do anything and just consume whatever you were given. So आपका जो इनिशियल एंडाउमेंट है वो हमेशा आपके बजट लाइन पे ही लाई करेगा, ठीक है, फॉर बोथ पीपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी। सो लेट्स से दिस इज योर एंडाउमेंट, ठीक है। W इज योर इनिशियल एंडाउमेंट। तो हमारे पास ग्रॉस डिमांड फॉर पर्सन ए है, ग्रॉस डिमांड फॉर पर्सन बी है, हमारे पास इंडाउमेंट भी है, ठीक है। इनिशियल इंडाउमेंट कितना था? सो नाउ बेस्ड ऑन दैट हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नेट डिमांड निकाल सकते हैं, ठीक है। नेट डिमांड कितना है गुड 1 का, नेट डिमांड कितना है गुड 2 का बाय पर्सन ए एंड पर्सन बी, राइट। बट अब आप मुझे ये बताओ कि मान लो, देखो पर्सन ए जो है वो, ओके, नेट डिमांड किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि, ओके, सो पर्सन ए जो है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट एम आई डूइंग, कि मान लो उसको इनिशियल इंडाउमेंट कितना मिला था, कि इनिशियल इंडाउमेंट ऑफ गुड 1 वाज दिस मच, हाउ मच डज ही वांट टू कंज्यूम, he want to consume this much, right? So is his net demand for good 1 positive or negative? So the bigger one is what he had, the smaller line, the top line, this one is what he wants. So
What is his net demand? Is it negative or positive? नेगेटिव. नेगेटिव, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी जितना था उसको उतना नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, तो हमारा नेट डिमांड नेगेटिव हो गया. इसी तरीके से हम बोथ गुड्स के नेट डिमांड फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स जो है आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है. ओके, सो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि वी इन दिस सिचुएशन, यहाँ पे एक सिचुएशन है हमारे पास कि एक को नेट, सो बेसिकली जितना पर्सन ए को चाहिए उतना पर्सन बी जो है गिव अप करने को रेडी नहीं है, या फिर व्हाट आई कैन से इज थिंग्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम बेसिकली. ठीक है. सो देखो व्हाई इज दैट नॉट द केस. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट वी हैव टेकन. डिमांड फॉर गुड, फर्स्ट गुड इज दिस मच. ठीक है. एंड व्हाट इज द डिमांड फॉर सेकेंड गुड, आई मीन ओके, डिमांड फॉर फर्स्ट गुड बाय पर्सन ए इज दिस मच, राइट. तो मान लेते हैं कि वो हो गया इतना. ठीक है. व्हाट इज द डिमांड फॉर फर्स्ट गुड बाय पर्सन बी? इट इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट, राइट. दिस मच, yes or no? राइट. यस मैम. ठीक है. सो पर्सन ए को इतना चाहिए, गुड वन. पर्सन बी को इतना चाहिए. इज द टोटल डिमांड फॉर गुड वन इन द मार्केट इक्वल टू टोटल सप्लाई इन द मार्केट? नो. नो, क्योंकि थोड़ा सा सम पार्ट ऑफ गुड ए विल बी लेफ्ट. ठीक, किसी को नहीं चाहिए, पर्सन ए को भी नहीं चाहिए, पर्सन बी को भी नहीं चाहिए. एट द सेम टाइम अगर मैं गुड टू की बात करूं, ठीक है, गुड टू की अगर हम लोग बात करें, गुड टू जो है पर्सन ए को कितना चाहिए? पर्सन ए वांट्स दिस मच अमाउंट ऑफ गुड टू, राइट, दिस मच. So let me just highlight this. Person A wants this much amount of good 2. How much amount of good 2 does person B want? Person B wants how much? Starting from here, he wants this much amount of good 2, right? मतलब उसको यहां से लेके यहां तक इतना amount of good 2 चाहिए. ठीक है. बट क्या मेरे पास इतना amount of good 2 है देने के लिए? नो मैम. मतलब मुझे, मेरी एक्चुअली डिमांड ज्यादा हो गई और मेरी सप्लाई तो इज ओनली इक्वल टू दिस मच अमाउंट, राइट. तो क्या हो रहा है, देर इज अ एक्सेस डिमांड इन वन मार्केट. तो गुड टू की मार्केट में एक्सेस डिमांड है और गुड वन की जो मार्केट है वहां पे कम डिमांड है. एक तरीके से आप कह सकते हो एक्सेस सप्लाई है. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ इक्विलिब्रियम सिचुएशन, मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. तो जो हमारा ऑक्शनियर है, जो इंसान ऑक्शन करा रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसका काम क्या है? मार्केट में इक्विलिब्रियम को अचीव करना. तो उसको जब व्हेन दिस प्रोसेस हैपेंस, दैट ऑक्शनियर रियलाइजेस कि ओके मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आया है. ठीक है. तो वो क्या करेगा? वो प्राइस बदल देगा. जब वो प्राइस बदलेगा तो क्या होगा? हमारा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो टिल्ट हो जाएगा किसी साइड. आइदर इट विल बिकम स्टीपर और फ्लैटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का हो गया. इट बिकम समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो this is my endowment. So let's say it becomes something like this. Something like this. ठीक है. वो कुछ ओके इस तरीके का. ओके, we will have to do something, some sort. मतलब बेसिकली एक इस तरीके से आप अपना वो बनाओ, बजट लाइन बनाओ, ताकि आप इस तरीके की एक सिचुएशन में आ जाओ. ठीक है. आपका बजट लाइन चेंज हो रहा है. तो एक्चुअली मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होगा? सो आई जस्ट वांट टू जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ इलस्ट्रेशंस आई विल डू समथिंग लाइक दिस. दिस इज W. मैंने क्या किया? आई वांट टू मेक इट समथिंग लाइक दिस. प्लीज डोंट माइंड द नॉट सो स्ट्रेट लाइन. ठीक है. Yeah, okay. I hope this works. Yeah. Okay, let's say this is W. ठीक है. And this is the new budget line that I have. ठीक है. तो
मार्केट में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब ये दोनों इंडिफरेंस कर्व्स आपस में टेंजेंट होंगे, तभी जाके कोई एक सेट ऑफ प्राइस हो जहां पे क्या हो रहा है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी इस तरीके से हो, ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी उस पॉइंट पे टेंजेंट हो. सो राइट नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन? These two were, they were not tangent to each other. They were very very separate from each other. Because of that, what happened? एक मार्केट में एक्सेस डिमांड था, एक मार्केट में एक्सेस सप्लाई था. अगर मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मान लो मेरा ये जो डिमांड था वो कुछ इसी तरीके का होता, मेरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसी तरीके से हो जाता, तो मुझे पता है कि एक्चुअली जो डिमांड इसको चाहिए और जो दूसरे इंसान को चाहिए वो एक्चुअली आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते, तो मार्केट में हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ पाते हैं. ठीक है. सो ऑक्शनियर जो होता है उसका टास्क क्या होता है? टू रीच अ प्राइस सच दैट बोथ द पीपल एंड अप इन अ सिचुएशन कि दोनों मार्केट क्लियर हो जाए. दोनों मार्केट क्लियर हो जाए का मतलब क्या है? Demand equals to supply in both the markets. That is the definition of competitive equilibrium. हम लोग करेंगे, we will also write properly what is the definition of competitive equilibrium and everything. But this is the idea of defining an equilibrium. कि it is a situation जहां पे क्या हो रहा है? Me as an individual, I am only thinking about myself. ठीक है, I am only thinking about myself. So competitive equilibrium actually क्या है? एक सेट ऑफ प्राइसेस हैं. ठीक है, एक सेट ऑफ प्राइस है जिसपे क्या होता है कि मी एज एन इंडिविजुअल, लेट्स से आई एम पर्सन ए एंड यू आर पर्सन बी. सो मी एज पर्सन ए, आई ओनली थिंक अबाउट हाउ आई कैन मैक्सिमाइज माई यूटिलिटी, और फिर मैं एक डिमांड करती हूँ. You as person B decide what will maximize your utility. You demand according to that, and it so happens कि तो आपका डिमांड और मेरा डिमांड for both the goods, that is exactly equal to whatever is the supply that is available in the market. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? equilibrium situation. ठीक है. So that is how we define equilibrium in a situation wherein we have two people involved. ठीक है. So yeah, that's the definition of equilibrium, and that's how we will be defining it. अभी धीरे धीरे हम लोग examples भी solve करेंगे. We will have the utility function for person A, person B. We will have we will be asked question, please find the competitive equilibrium in this case, when you know that this is the initial endowment. So they will give you initial endowments, they will give you a utility function for both people, person A and person B, and then they will ask you कि वो कौन से प्राइसेस हैं जिसपे मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में रहता है. मार्केट इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है. जो एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे देखा है वो किस चीज का एग्जांपल है कि डिमांड एक मार्केट में एक्सेस है, एक मार्केट में सप्लाई एक्सेस है. ठीक है. सो वी वांट टू रीच अ स्टेज जहां पे द मार्केट क्लियर्स. मार्केट क्लियरिंग का मतलब देयर इज नथिंग एक्सेस. ठीक है गाइस, इज दैट मेकिंग सेंस? या हम कौन सी डिमांड इक्वल होनी चाहिए सप्लाई की, नेट और ग्रॉस डिमांड? मतलब ग्रॉस डिमांड. सो ग्रॉस डिमांड इज एक्चुअली द डिमांड जो आप कंज्यूम, आई मीन दैट यू आर कंज्यूमिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ आई वांट टू राइट दैट इज कि पर्सन ए जो है वो गुड वन कितना कंज्यूम करना चाहता है एंड पर्सन बी गुड वन कितना कंज्यूम करना चाहता है. दैट शुड बी इक्वल टू कि गुड वन मार्केट में कितना अवेलेबल है, विच इज WA1 plus WB1. So this is the market clearing condition या फिर equilibrium condition in the market for good one. कि भाई good one का this is supply and this is demand. Both of them should be equal. ठीक है. अब यही जो कंडीशन हम बोल रहे हैं ये हम नेट डिमांड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. उसमें क्या होता है, उसका बोलने का तरीका क्या होता है? नेट एक्सेस डिमांड फॉर बोथ द नेट एक्सेस डिमांड इन एनी मार्केट इज जीरो. इस तरीके से बोल देते हैं हम लोग. ठीक है. सो बेसिकली जब आप इसको यहाँ पे लेके आओगे XA1 माइनस WA1, सो वो क्या होगा? नेट डिमांड फॉर गुड वन बाय पर्सन ए. इसको यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा? नेट डिमांड फॉर गुड वन बाय पर्सन बी. सो व्हाट इज योर कंडीशन कि नेट डिमांड फॉर गुड वन बाय पर्सन ए प्लस नेट डिमांड फॉर गुड वन बाय पर्सन बी, that should be equal to 0. So matlab same we can use different methods to represent the same thing.
सो ऐसा गुड 1 के लिए भी होना चाहिए, ऐसा गुड 2 के लिए भी होना चाहिए। तो एक प्राइस जहां पे ये इस्टेब्लिश हो जाए कि दोनों मार्केट क्लियर हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। ठीक है, इज दैट फाइन? मेकिंग सेंस? ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, मान्या, सिमरन, गाइस, ओके, यस मैम। ओके। सो जस्ट टू गिव यू अ रीकैप ऑफ हमने क्या क्या किया है। तो स्टार्टिंग में हमने एजवर्थ बॉक्स देखा, दैट्स जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट टू पीपल, टू गुड्स इन द सेम डायग्राम अलोंग विद देयर प्रेफरेंसेस। फिर हमने क्या देखा कि किस तरीके से एलोकेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से आप एक म्यूचुअली एडवांटेजियस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं कि दोनों इंडिविजुअल्स बेटर ऑफ हो पाए फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिचुएशन। By doing that conversation, we reached a point wherein we defined what is Pareto efficient allocation. Pareto efficiency क्या होती है, efficiency क्या होती है, वो हमने डिफाइन किया। और फिर हमने देखा कि चलो ये तो एक थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया कि ठीक है एफिशिएंसी है या नहीं, बट मार्केट में ये एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो फिर हमने एक प्रोसेस को डिफाइन किया जिसमें हमारे पास दो एजेंट्स हैं, एजेंट ए और एजेंट बी। हमारे पास एक ऑक्शनियर है जो अलग अलग प्राइसेस कोट करता है, उसका काम है प्राइसेस कोट करना। इंडिविजुअल ए और बी का काम है अपने अपने डिमांड बता देना बेस्ड ऑन दोज प्राइसेस। फिर हमने बोला कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा प्राइस है जो अगर ऑक्शनियर कोट करता है तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास डिमांड और सप्लाई इन बोथ द मार्केट्स दे आर इक्वल। ठीक है, सो दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम। या सो जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग प्रॉपरली इसको लिखेंगे, व्हाट आर द कंडीशन, एंड वी विल स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सो दैट इट बिकम्स अ लिटिल मोर क्लियर। सो परेटो एफिशिएंसी, कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम, इसके अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करना शुरू कर देंगे। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड दैट यू स्टार्ट डूइंग वेरियन प्रॉब्लम्स जहां तक भी हमने जितना भी डिस्कशन हमने कर लिया है। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स, all the I will be sharing class notes, class recordings and all of that with you. And yeah, just give me, like a day or two. Things will become seamless from that time now. Okay. So guys, I think that's it from my side for today's lecture. And for now, we have decided to switch the classes. So we will have micro class in the morning and Ecotrix class in the evening. And if there are any changes, I will let you know. So yeah, okay, that's it from my side for today. And yeah, thank you.